हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल करा दीजिए जल्दी से जल्दी। न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानना होगा। दैट्स व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि विदाउट फॉर्मेट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। कैश फ्लो में क्या इनफ्लो होता है, क्या आउटफ्लो होता है, उसके बारे में हम पहले डिटेल से जान लेते हैं, फिर एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को अभी तक, जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता कि देख एक्चुअली में एक बिजनेस का जो बड़ी सी कंपनी होती है उस कंपनी का एक स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर हमें ये पता करना होता है कंपनी के एक्चुअली में कंपनी में कितने का कैश फ्लो हुआ, यानी कितना पैसा कैश फॉर्म में आया और कितना कैश फॉर्म से गया है। दैट मीन्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज, दैट मीन्स कितना पैसा रिसीव हुआ है, एंड आउटफ्लोज दैट मीन्स कितना पैसा पेमेंट गया है ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड, बेसिकली वो पर्टिकुलर पीरियड किसका होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। दैट इंडिया में क्या है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके बीच में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, किसका कैश का आउटफ्लो हुआ, इसके बीच का जो क्या किया जाता है स्टडी किया जाता है, ताकि हमें सही में पता चल जाए कि हमने कैश कितना बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है ना, कितना कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस बात को पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। और बेसिकली ये जो है हर एक बड़ी कंपनी में किया जाता है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ऊपर होता है उनका। थोड़ा सा और जानते हैं। इट इज़ अ समरी ऑफ रिसोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम का ये क्या होता है, कैश का सोर्स होता है कि कौन से सोर्स से कैश आ रहा है और कौन से सोर्स से कैश जा रहा है। इट एनालाइजेस द रीजंस फॉर चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन टू बैलेंस ईयर। बेसिकली हमने पता है कि जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो दो का या होता है, एक होता है गारंटी ईयर का और एक होता है बेस ईयर का। तो इन दोनों ईयर के बीच एक्चुअली में कैश का कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 2 ईयर के बीच में कैश में कितना चेंजेस आया, इस बात की स्टडी की जाती है। और स्टडी करना ज़रूरी भी है ताकि बिजनेस में एक के सही तरीके से कैश बना रहे और बिजनेस की ग्रोथ हम कर सकें। अब बात ये आती है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि आखिर हम कैश फ्लो को बनाते क्यों हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो को बनाने का मेन रीज़न क्या है, एक्चुअली में ध्यान में रखिएगा कि जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ICAI मतलब इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग को करने के लिए जो प्रिंसिपल वगैरह बनाए थे, उसका सेक्शन 3 उसमें जो है कैश फ्लो के बारे में उन्होंने बताया कि कैश फ्लो बनाना ज़रूरी होता है और हर एक कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से क्या होता है, ज़्यादा होता है। राइट, अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या है, आखिर ये बनाते क्यों है, क्यों ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी कंपनी को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कराना है, शेयर इशू करना है या डिवेंचर इशू करना है, लोन लेना है, लोन का पेमेंट करना है, या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड उनको प्लानिंग तैयार करना है। तो उसमें अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है ताकि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है इसके बारे में सही से पता चल सके। यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। अगर कंपनी को अपना कैश बजट बनाना है, किस आइटम पे कितना खर्च करना है, कितना होना ज़रूरी है, लास्ट ईयर क्या था, उसका रेशियो क्या था, इन सब के बारे में पता करने के लिए कैश स्टेटमेंट का होना ज़रूरी हो जाता है। कंपेरिजन विद द कैश बजट, कैश बजट जो हम बनाते हैं उसके बीच में कंपेरिजन करना, पिछले साल का कैश बजट कैसा था, इस बार का कैसा है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसीव होने का और पेमेंट होने का ट्रेंड क्या है, कि एक्चुअली में रिसीव हो रहा है या पेमेंट जा रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों का पता लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ सेपरेटली। हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि एक बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस में कई सारी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन सारी एक्टिविटी के बीच में अलग अलग सेपरेटली
कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इन सब के बीच का जो है क्या स्टडी है, एनालाइज किया जाता है। लास्ट है टेस्ट फॉर मैनेजरल डिसीजन, मैनेजर का डिसीजन। मैनेजर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का डिसीजन लेता है, क्या वो डिसीजन बिजनेस के फ़ायदेमंद कर रहा है, क्या ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। इस बात को मेज़र करने के लिए, इस बात को स्केल करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर कैश के बारे में हमारे पास सटीक और सही सही जानकारियाँ आ जाती है। अब इतना सब होने के बाद भी क्या है ना, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन नंबर 1, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। ये जो है लिक्विडिटी जांचने के लिए बिल्कुल सही नहीं। हम ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी बस सामान को इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट करना, कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे लिक्विडिटी बोलते हैं। लेकिन कैश फ्लो में लिक्विडिटी का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल हम कैश की ही बात करते हैं, दूसरे आइटम्स की बात नहीं की जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। देखिए ये जो होता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा माहिर आदमी होता है। अगर मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो रहा है और उसको प्रॉफिट दिखाना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको प्रॉफिट कर सकता है। प्रॉफिट को लॉस दिखाना है तो लॉस दिखा सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस में कोई चेंजेस कराना हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग के थ्रू उसमें चेंज कराते हैं, और इसी चेंजेस को बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग, राइट। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है। इसमें ना क्रेडिट आता है और या फिर कोई दूसरा आइटम्स नहीं आ जाता है जिसका लेना देना कैश से नहीं होता। मान लो एक्सचेंज हुआ, हमने एक सामान दिया सामने वाली कंपनी को, वहाँ से कुछ सामान हमने ले लिया, इसमें कैश ना आया ना गया, तो ऐसी चीज़ का जो नॉन कैश होता है, जो कैश के अलावा होता है, उसको हम पर शामिल नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है इट इग्नोर्स इन द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग को इग्नोर करता है, ठीक है ना, ताकि जैसे इनकम हो रहा है, कुछ इनकम हमें नेक्स्ट मिलने वाला है, इस बात को ये नहीं मानता। ये एक्चुअली में क्या रिसीव हुआ है उस बात का एनालाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना गया, इस बात की जो है हम डिस्कस करते हैं। अब उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैश फ्लो का जो आना जाना होता है वो कितनी कैटेगरी में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो को क्लासिफाई किया जाए, इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, जो इनकम होती हैं। इन्वेस्टिंग, हर बिजनेस जो है कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं, चाहे वो एसेट्स में पैसा लगाए या फिर शेयर में पैसा लगाए, डिबेंचर में पैसा लगाए। इन चीज़ों की इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इस बात की स्टडी कैश फ्लो में होती है। साथ ही साथ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के साथ कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, इस बात की स्टडी करना ज़रूरी होता है, और उसी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कैसे कैसे होता है, इसके कौन कौन से आइटम्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा इनफ्लो कैसे होता है और आउटफ्लो कैसे होता है। चलिए अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, परचेजिंग सेलिंग से रिलेटेड जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशन को करते हुए कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है। ये रहा इनफ्लो। इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसे का जाना। जो इनफ्लो होता है और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है वो होता है जैसे कैश सेल किया, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन, किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा है, चाहे वो रॉयल्टी में आ रहा है, क्या फीस के थ्रू आ रहा है, कमीशन के थ्रू, इसको इनफ्लो बोलते हैं। कैश रिसीट फ्रॉम डेप्टर्स, जो हमने उधार में माल बेचा था और उन्होंने अब पेमेंट कर दिया। ट्रेड रिसीवल, जो हमने बिल लिखा था उसके बदले पेमेंट मिल गया है, तो ये सोर्स होता है। इसके अलावा आउटफ्लो नॉर्मल क्या होता है, आपने कुछ परचेज किया,
आपने अपने क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया, आपने पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे बेजेस दिया, सैलरी, किसी भी तरीके से नॉर्मल खर्चे जो होते वो किया जिससे पैसा जा रहा, आपने इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया, ये पैसा जाना चाहिए नॉर्मल एक्सपेंसेस के थ्रू। लेकिन अगर ये इसके अलावा अगर बिजनेस जो है फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी का प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनेंस होता है, पैसा होता है, ठीक है ना। नॉर्मली फाइनेंस कंपनी को छोड़ के जो फाइनेंस कंपनी की एक्टिविटी में बता रहा हूँ ये सब जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन अगर एक फाइनेंस कंपनी ही हो तो ये एक्टिविटीज़ की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, वो यहाँ आ जाता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सेल किया, पब्लिक के बीच में पैसा आ गया। लोन्स ऑन एडवांस लिया थर्ड पार्टी से, किसी और से, तो पैसा आ गया। ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना, जहाँ पर पैसा आता है, चाहे उधारी से है चाहे जैसे भी हो। दूसरा है इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ परचेस, जो सिक्योरिटी अपने परचेस किया उसको पेमेंट करना होता है। इसके अलावा लोन और एडवांस अगर जो लिया गया था उसको वापस करना होता है। तो इन सब चीज़ों से पैसा आउटफ्लो होता है, बाहर को जाता है, ठीक है ना। ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको याद करके रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है। अगर हम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जस्ट वास्ट आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताना हो कैसे, ये आपको मैं विद फॉर्मेट बताऊंगा अभी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो मतलब पैसे का आना कैसे होता है। इन्वेस्टिंग होता समझते हैं ना, कैपिटल को इंक्रीज करना, ठीक है ना, जैसे एसेट्स वगैरह परचेज कर लेंगे, इन सब चीज़ों में। कैश आउटफ्लो पैसे का जाना, पैसे आना आता कब है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, आपके पास फिक्स एसेट्स है उसको आपने सेल कर दिया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर दिया। कैश आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके। अगर आपने फिक्स एसेट बेच दिए तो इन्वेस्टिंग में आएगा, नॉर्मल है तो वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम डिवेंचर, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स, ये सब आपके इनफ्लो में आता है, मतलब इनकम में पैसे का आना होता है। लेकिन इसी का उल्टा होता है, अगर आपने सेल के एसेट्स तो परचेस भी तो करेंगे, अगर परचेस करते हैं तो आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा जाता है, पेमेंट करना पड़ेगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज की है तो सिक्योरिटी आ जाती है, बदले में पेमेंट कैसा चला जाता है, तो ये आउटपुट हुआ। तो हमें इनपुट और आउटपुट के बारे में जानना था, ठीक है। इतने आइटम्स आ गए, वो हमेशा इसके अंडर में लिखोगे। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसे का लेन देन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो मतलब पैसे का आना कैसे होता है? अगर शेयर इशू किया, अगर डिवेंचर इशू किया, बैंक से अगर लोन लिया और बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट किया, तो इससे पैसा आता है कैश फॉर्म में। अब इसी का उल्टा पेमेंट और बाईबैक, इक्विटी शेयर यूज किया था बाईबैक वाला, उसका पेमेंट कर दिया। रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडक्शन था, उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। डिवेंचर का पेमेंट कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पेमेंट कर देना, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना जिससे पैसा जाए। तो ये सारा पेमेंट जो है आउटफ्लो होता है और इधर का सारा जो है इनकम इनफ्लो होता है, ठीक है। अब इतना जानने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बनाएंगे कैसे। चलिए, हमें मीनिंग पता चल गया, इसके फीचर्स पता चल गए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमें कैश फ्लो का जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में किस फॉर्मेट में हम कैश फ्लो को तैयार करते हैं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई में डायरेक्ट मेथड को नहीं रखा है, इनडायरेक्ट मेथड है केवल। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने का इनडायरेक्ट मेथड है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिवाइज्ड वर्जन है, ठीक। अब होता क्या है, सबसे पहले ये जो अपने फॉर्मेट देख रहे हैं, ऐसे ही फॉर्मेट एग्जाम से बनाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आपके पास 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं एक ही फॉर्मेट में। सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आइटम्स को कैलकुलेट करना होगा, उसकी एंट्री करनी होगी। ध्यान में ये रखना है केवल और केवल कैश से रिलेटेड आइटम्स जाना, जिससे हमारे कैश इफेक्ट होता है। सबसे पहला इसके नीचे जो पॉइंट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो टैक्स, अब टैक्स में कई सारी चीज़ें प्लस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं, इसके लिए हमें क्या बनाना होता है, नोट बनाना होता है।
तो अगर नोट को देखें तो कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर का, और उसमें ऐड कर देंगे जैसे ट्रांसफ़र्स हो गई, ठीक है ना, जितने भी ट्रांसफ़र हो, जनरल रिजर्व्स हो, कैपिटल रिजर्व्स है, जो भी रिजर्व है उसमें प्लस कर दिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड, एंट्री डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का, और प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर दिया हुआ है करंट ईयर का वो उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद अगर कोई टैक्स वापस आ रहा है, रिफंड हो रहा है, उसको लेस कर देंगे। फिर इन सबको करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसी की एंट्री किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट में और एंट्री कर दिया। अब इसमें कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। तो नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद सेकंड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो जिससे डायरेक्टली कैश का आना जाना तो नहीं होता, लेकिन कैश बुक या फिर यूँ कहें कि जो कैश की जो अमाउंट है उसको इफ़ेक्ट जरूर करता है। तो जिससे जो हम पहले लेस करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जिससे कम होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जिसको माइनस कर दिया जाता है, यहाँ पर उसको प्लस कर देंगे। और जो जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को या कैश को इंक्रीज करता है उसको लेस कर दिया जाता है। तो ऐड करने वाले आइटम्स क्या हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, प्लस कर देंगे क्योंकि इससे हमारा जो है कैश लिक्विडिटी होती है वो माइनस होती है, बट हमारा हमें प्लस करना है। जितने भी एक्सपेंसेस है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क्स, एमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ जो तो लेस कर दिया गया था। इंटरेस्ट का पेमेंट है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का पेमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन का पेमेंट इंटरेस्ट है वो प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कर देना है। अगर आपने फिक्स एसेट सेल किया है उससे लॉस हो रहा है तो प्लस कर देना है, और अगर वहीं पर अगर प्रॉफिट होता तो लेस कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर उसको भी ऐड कर दें। इसका मतलब जितना पहले नुकसान था जो आपने पहले माइनस किया था उसको यहाँ पर प्लस कर देना है। उसी का ठीक अपोजिट हमें क्या करना है, आपकी जो इनकम हो रही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसको बोलते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, फिक्स एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, या फिर आपका जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो डिक्रीज़ हुआ, उसकी एंट्री यहाँ पर हम लेस के में डाल देंगे। तो प्लस और माइनस इन दोनों चीज़ों को नेट जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद नेट प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको माइनस करने या प्लस करने का जो भी आइटम होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस करना है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब ध्यान में ये रखना है कि ऐड क्या होगा, ऐड होगा अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। मतलब बिजनेस में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट जिससे हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, वहीं पर बिजनेस में जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है उसको लेस कर देंगे। दैट मीन्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी लेस कर देंगे। उसके बाद इन सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी हमारा जनरेशन है वो यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है, लास्ट इनकम टैक्स पेमेंट, जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उसको लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए उसको बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर माइनस में आता है तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कभी कभी माइनस में भी आता है कि कैश ज़्यादा गया है आया कम है, तो इस कंडीशन में यूज लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद उसके जस्ट नीचे हम शुरू करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऑपरेटिंग के साथ इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है, बस यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एसेट्स है या फिर जो इन्वेस्टिंग आइटम्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। जाहिर सी बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कुछ परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप में लॉन्ग एसेट्स वगैरह, तो पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है ना। और सेल करते हैं तो इनफ्लो होता है तो प्लस कर देंगे। देखिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को सेल किया तो इनकम आया प्लस कर दिया,
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट लाइक गुडविल वगैरह को सेल किया तो पैसा आया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कुछ भी करंट नॉन करंट एसेट्स को आपने सेल किया उससे पेमेंट आ रहा है तो प्लस कर, ध्यान रखना यहाँ पर फिक्स एसेट्स आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, गुडविल आता है, ठीक है ना। उसी का उल्टा, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं, बदले में डिविडेंड मिल रहा है, आपने कहीं पर अपना घर वगैरह रेंट पे दे रखा है तो रेंट आ रहा है, तो ये सब कुछ क्या होता है, प्लस होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और नेक्स्ट, अगर आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया है, आपने गुडविल या फिर अदर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स परचेज किया है, आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो इसके बदले में पेमेंट गया होगा, कैश गया होगा, तो उसको लेस कर देंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल होती है, बट यहाँ पर ध्यान में रखना, इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ता है, कभी कभी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ जाता है। उसके बाद जो नेट प्लस माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, अगर पॉजिटिव में आता है तो लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव में आता है तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। इन्वेस्टिंग के बाद जो पॉइंट आता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंसिंग, जिसमें जो फाइनेंस एक्टिविटी होती है, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, उससे रिलेटेड आइटम्स आते हैं। यहाँ पर भी देखना है कि अगर पेमेंट आ रहा है तो प्लस करेंगे और कैश जा रहा है तो लेस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, उससे पैसे आ रहे हैं तो प्लस कर दिया जाएगा। लोन लिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो रहा है, क्योंकि उधारी लेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। जिसमें इंक्रीज इन बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना, वो प्लस हो जाता है, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होता है तो लेस कर देंगे। आपने डिविडेंड पेमेंट किया तो आप लेस करेंगे। अगर वहीं पर डिविडेंड अगर रिसीव लिखा हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, आपने डिविडेंड पेमेंट किया तो आपको क्या करना है, लेस कर देना है। इंटरेस्ट पेड, आपने अगर जो उधारे लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, वहीं पर इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो इन्वेस्टमेंट में जाता है, इंटरेस्ट अगर पेमेंट करते हैं तो वो फाइनेंसिंग में आता है। ध्यान में रखना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और लोन का रीपेमेंट किया, मतलब लोन लिया था वापस कर दिया है, लेस होगा क्योंकि कैश जाता है। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेस होता है। तो ये सारी एक्टिविटी प्लस माइनस होने के बाद यहाँ पर भी जो बचता है नेट, वो होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को एक साथ करना है, प्लस माइनस जो भी होता है। अगर हमारे पास प्लस में आता है तो लिखते हैं नेट इंक्रीज, अगर माइनस में आता है तो लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैलेंस शीट में कैश इक्विवेलेंट लास्ट ईयर का और करंट ईयर दोनों दे रखा है, तो ये जो आता है इसमें हम क्या कर देंगे, जो भी बिगिनिंग वाला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऐड कर देंगे, तो हमेशा इन दोनों का टोटल जो कैलकुलेट होके आया है और कैश इक्विवेलेंट जो बिगिनिंग वाला ओपनिंग वाला, उसको ऐड करने के बाद टोटल क्लोजिंग के इक्वल ही आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है सही है और हमारा जो स्टेटमेंट बन के तैयार हो रहा है वो भी सही बन के तैयार होगा। यही आपका आंसर भी होता है कि आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग का टोटल, इन दोनों का टोटल एंड वाले ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये है फॉर्मेट पता चल गया। आप इसको रट लेंगे कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा और ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इसके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।